लिखा कि पर्यावरण एवं सतत विकास कह सकते हैं, फिर सतत का मतलब कह सकते हैं धारणीय विकास। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो पहला हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप अपने पास आसपास सारी चीजें देखते हो, हमारे मतलब आसपास सारी चीजें देखी आती है, तो कहीं ना कहीं हम किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैविक तत्व, जैविक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, तथा अजैविक तत्व जैसे कि नदी पहाड़, ठीक है, तालाब हो गए, भूमि हो गए, जमीन वगैरह हो गए आदि के मिश्रण को पर्यावरण कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात आप कह सकते हो कि जो हमारे आसपास तो जो जैविक है, ठीक है, और जो अजैविक, जैसे अगर हम बात करें मानव, तो मानव के एक जैविक तत्व है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि पर्यावरण के जो भी आसपास मतलब जैविक और अजैविक जो तत्व होते हैं उनके ही कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सिंपल सा डायग्राम बनाया आप समझाने के लिए। तो जैविक तत्व में बेसिकली क्या आते हैं, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और जो कीट पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, इंसान हो गए, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। और दूसरा जो होता है अजैविक, अजैविक का मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग का मतलब जिसमें जान जीव नहीं होता, जैसे कि कह सकते हैं नदी हो गया, पानी हो गया, ठीक है, आप तालाब हो गया, ठीक है, और पहाड़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे कहलाती है, अजैविक तत्व, ठीक है। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है। तो कभी कभी आपसे यहाँ पर जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो 100% के 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीटेड होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना क्या है, टॉपिक को, कि पर्यावरण के कार्य फिर महत्व। सिंपल सा टॉपिक आपको शब्दों को पकड़ना क्या कह रहा है कि जो हमारे आसपास पर्यावरण है, ठीक है, तो पर्यावरण की अगर बात करें तो वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, फिर उसका क्या महत्व है। इन द केस कि अगर पर्यावरण नहीं होता है तो मतलब वो चीजें क्या होंगी, मतलब उससे क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी या क्या क्या समस्या आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे जो पर्यावरण होता है उसके क्या क्या कार्य है। तो पहला जो कार्य है प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत होना। आपने भी सुना होगा कि जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन इन द सेंस की जैसे कि मतलब फल फ्रूट हो गए, ठीक है, लकड़ियां हो गई, ठीक है, और भी जो तरह तरह की जो दवाइयां वगैरह की जो पौधे से मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड होती है, तो वो प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में होती है। जैसे कि आपने देखा गांव वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है कि जो लोग लकड़ियां मतलब जंगलों से मतलब अंधाधुंध लकड़ियां काटते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कहने की प्रकृति की देन है, मतलब निःशुल्क उपहार के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो मानव के लिए, ठीक है, मानव को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्यावरण जीवन धारा होना, ठीक है। जीवन धारा के इन द सेंस की जैसे कि आज के समय बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े मतलब सम्मेलन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण जीवन धारा कैसे, पर्यावरण जीवन धारा का मतलब कि जो हमारे आसपास जैविक और अजैविक तत्व होते हैं तो वो कहने के क्या हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अगर इन द केस की मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर मतलब पर्यावरण के अंदर वायु ना हो, ठीक है, या फिर जल ना उपलब्ध हो, तो इससे क्या हमारा जीवन पॉसिबल है, सीधी सी बात है कि ऑब्वियसली कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर पर्यावरण नहीं उपलब्ध होगा तो हमारा मतलब मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं रह सकते। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो मानव के जीवन को बना के रखता है, मानव के जीवन का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपशिष्टों को आत्मसात करना। आत्मसात की जगह आप अपघटन भी लिख सकते हैं। तो आत्मसात का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा मतलब कि पर्यावरण के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि आपने देखा गांव मतलब बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में तो होता क्या है कि लोग जो मतलब सब्जी के छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, फिर जानवर के जो गोबर वगैरह होते हैं तो उनको कहते हैं एक जगह स्टोर कर जाता है। तो एक जगह स्टोर करने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो भूमि होती है, जमीन होती है, उसको रिसाइकिल मतलब उसको रिसाइकिल कर लेती है, उसका अपघटन कर लेती है। तो कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण तो जितने भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पर्यावरण द्वारा क्या उनको आत्मसात किया जाता है। लास्ट पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना जैसे अगर मैं बात करूं आज के समय हमारे पास जैसे कि सूर्य की रोशनी हो गई, ठीक है, सूर्य की रोशनी क्या अनलिमिटेड, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें सूर्य की रोशनी को और भी वायु वगैरह हम जो कह सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक। तो अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ कि व्यक्ति की अगर हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, अगर वो अच्छी चीजें खाएगा तो उसका स्वास्थ्य वगैरह भी क्या होगा, अच्छा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम वगैरह करेगा और काम करके क्या करेगा कि अपने जीवन की गुणवत्ता को चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ से होगी, वो हमारे बेसिकली कहाँ से डिपेंड करती है, वो आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। तो है कि हमारा पर्यावरण मतलब अवनति के क्या कारण है। इससे पहले कि मैंने पार्ट्स में आपको समझाया था कि पर्यावरण होता क्या है, देन मैंने समझाया कि पर्यावरण के क्या कार्य हैं या फिर पर्यावरण के महत्व, और वहां से भी एक आपका टॉपिक था जो 4 नंबर का। और इस जो वीडियो में पार्ट सेकंड में
तो यहाँ पर जो 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल 6 मार्क्स के 100% है कि दोनों में से क्वेश्चन डेफिनेटली के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चीजों को ध्यान से देंगे और आप वीडियो को बिल्कुल इसके आप शुरू से लेके अंत तक आप बने रहिए। इससे होगा कि आपको बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, पर्यावरण अवनति या फिर अवनति वर्ड का मतलब पेपर में आप लोगों से ये हमेशा वर्ड डाल के देगा अवनति। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिक्स वर्ड है। इसका मतलब अगर समझे तो अवनति का मतलब कहता है विनाश हो गया, फिर खत्म होना, हाश होना। ठीक है, के कारण क्या मतलब कि आज के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारा पर्यावरण पूरी तरह से क्या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब जो जंगल वगैरह हो रहे हैं, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या धीरे धीरे विनाश होती जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अवनति के क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से कॉजेज है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कहने के हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ कारण को देखेंगे और मैं आप ये क्वेश्चन होगा कि बेसिकली 6 नंबर के आपके आने के चांसेस हैं। तो पहला जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि किसी भी चीज में लेकर के अगर कोई चीज की कमी है तो वो है पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारे देश में क्या होता है कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो मानव की जो जरूरतें हैं वो लगातार वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो मानव है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन आपको बता दें क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो वो सारे प्राकृतिक संसाधन क्या उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करता है। अब जब प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीजें क्या होगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा रीजन ये। दूसरा क्या है, व्यापक निर्धनता। व्यापक निर्धनता का मतलब क्या होता है, गरीबी। जैसे कि आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, जब मैंने आपको निर्धनता का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने गरीबी में काफी डिटेल में बात की थी। तो व्यापक बड़ी निर्धनता का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि बड़ी मतलब जो व्यक्ति क्या होते हैं कि अगर हम कहेंगे बहुत ऐसे गरीब है हमारे देश में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने ठीक है अपने लिवलीहुड को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो उनकी जो बेसिक जो नीड्स होती है ना, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण का। और पर्यावरण से क्या करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और जिससे क्या होता है उनके द्वारा पेड़ पौधे हो गए, फल फ्रूट वगैरह वो पूरी तरह से क्या खत्म कर दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये तीसरा कारण निरंतर बढ़ता शहरीकरण। आज जो सबसे बड़ा जो कॉजेज माने जाते हैं वो क्या है, हमारा शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि शहरीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप बात करें, ठीक है, आज के समय जो पूरे के पूरे जो शहर जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये तो एक शहर है। लेकिन आज के समय में क्या कि धीरे धीरे जो गाँव है वो भी धीरे धीरे क्या शहर का रूप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो मतलब जो जंगल वगैरह होते हैं उनका काटा जा रहा है, वहां पर भी कंपनियां वगैरह स्थापित की जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जब लोगों का शहरीकरण बढ़ रहा है तो शहरीकरण बढ़ने से क्या होता है कि लोगों की जरूरतें भी क्या होती है, बढ़ती है। और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए तो किस पर लोग डिपेंड होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों पर या फिर कह सकते हैं पर्यावरण पर। और फिर वो पर्यावरण के जो तत्व होते हैं उनको पूरी तरह से क्या होते हैं, वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। ये रासायनिक उर्वरक बेसिकली ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कृषि से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ऐसा आपने देखा कि आज के समय अगर मैं बात करूं लगभग 100% लगभग 85% जो भी किसान होते हैं वो कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं वो केमिकल वाले। क्यों केमिकल वाले को? देखो दो मतलब उससे फायदे भी प्लस में नुकसान है। जैसे कि हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि आपका हेड होता है टेल का। तो सेम एज इट इज की जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया है तो उसके भी दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो उसके पहलू हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा कि आज के समय जो किसान है, ठीक है, वो लगातार क्या हो रहा है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाइयां हो गई, ठीक है, उर्वरक वगैरह। इससे क्या होता है कि जो हमारी भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है पूरी तरह से क्या हो रही है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं यातायात साधनों में त्रिवृद्धि। ये भी एक जनरली कारण कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी अपने आसपास नोटिस किया होगा कि आज अगर इंसान को जरा से दूर पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ठीक है आधे किलोमीटर जाना होता है तो बेसिकली क्या करता है कि अपने जो निजी साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब निजी साधनों के इस्तेमाल करने के परिणाम स्वरूप होता है कि जो उसमें से मतलब धुआं वगैरह जो उससे निकलता है वाहन से, तो वो क्या होता है कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। और आज के समय आपने सुना होगा कि जो मतलब दिल्ली हो गई, ठीक है, या फिर और भी बाकी जो स्टेट होते हैं, इस पर्यावरण में मतलब बहुत बड़े क्या कि बहुत बड़े स्तर पर क्या यहाँ पर प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं
तो ये औद्योगिकरण का मतलब है लगातार उद्योगों की संख्या में विस्तार होना। आज के समय आपने देखा कि लोगों के मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार चाहिए। तो सरकार द्वारा कहते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, औद्योगिकरण बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या स्थापित किया है जिससे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इसका अगर हम देखें इनडायरेक्टली क्या है कि हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये हमारे क्या है उसके कोजेस। और जो सेकंड टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा क्या है कि पर्यावरण संरक्षण। मतलब संरक्षण का मतलब सिंपल सी होता है कि पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है वो सारे कारण आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप उसको भी लिखो। लेकिन हमें होता है कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसमें 4 से 5 कारण इनफ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है जो इकोनॉमिक्स होता है उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है और उसका क्या होता है कि आपको ज्यादा मतलब लेंथी आंसर नहीं लिखना होता, आपका बिल्कुल डिट्टो क्लियर मतलब आंसर टू आंसर बात करनी होती है। तो यहाँ पर पहला क्या है कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो पहले सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता का मतलब क्या होता है, देखो सोशल अवेयरनेस कह सकते हैं कि सामाजिक, अगर मान लेते हैं सोसाइटी का हर एक इंसान, ठीक है, हर एक इंसान का पर्यावरण को लेके मतलब जागरूक हो, अवेयर हो। मतलब कि अगर वो पेड़ पौधे काटता है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि अगर वो काटा जिससे आने वाली पीढ़ी में क्या नुकसान होंगे या फिर उसके लिए कितना हानिकारक होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि अपने आसपास हो गया, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, ठीक है, अपने घर में, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं तो इससे क्या होगा, उनका एक माइंड सेट चेंज होगा और माइंड सेट चेंज होगा तो उनका जो पर्यावरण का नुकसान होगा उसको रोका जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, जनसंख्या में कमी। तो जनसंख्या वृद्धि, देखो अगर कमी हम कमा की बात करें, अगर जनसंख्या में रोका तो भारत में तो ऐसा सीधी सी बात है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं क्रिएट की जा सकती जिससे को रोका। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में लोग एजुकेटेड होंगे, प्लस में लोगों के पास सेल्फ अवेयरनेस होगी, ठीक है, चीजों के प्रति वो ज्यादा अवेयरनेस होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का रुकेगी। तो जनसंख्या में कमी होने से क्या होगा, लोगों की जो नीड्स होगी वो क्या कम होगी, और जब लोगों की नीड्स कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करना चाहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वृक्षारोपण अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के समय आपने देखा है कि बहुत सारे जो मतलब जितनी पॉलिटिक्स वगैरह में चीजें आपने देखी होगी कि हाँ किसी नेता ने मतलब इतने सारे पौधे वगैरह लगाए। तो अगर हमें पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को बचाना है तो हमें कुछ मतलब स्कूल वगैरह के थ्रू या कॉलेज वगैरह के थ्रू हमें कुछ अभियान जैसी चीजों पे भी काम करना चाहिए। अभियान से इससे होगा क्या कि ऐसे कुछ लॉन्च करना चाहिए कि हाँ इसमें मतलब मंथ के लास्ट में इतने पेड़ पौधे लगाए जाना चाहिए। तो वृक्षारोपण से संबंधित तरह तरह के हमें क्या प्रोग्राम को लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर पर्यावरण से मतलब पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, तो उससे क्या होगी हमारा पर्यावरण संरक्षित हो गया, फिर पर्यावरण क्या होगा, बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि जैविक प्रणाली की ओर स्थानांतरण। तो आपको मैंने इससे पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़े, आई थिंक कि 7 और 8 चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर जैविक कृषि क्या होती है। तो मतलब सिंपल सा मतलब क्या था कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करना, ऑब्वियस सी बात है, क्या कहलाता है, जैविक कृषि। अब इससे तो आज के समय आपको बताया, अभी आपको मैंने लास्ट वाले पॉइंट में बताया कि अभी भी आज हमारे जो भारत में वो बेसिकली रासायनिक कृषि होती है। तो अगर लोग क्या है कि रासायनिक कृषि को छोड़कर जैविक कृषि को ट्रांसफर हो जाती है, फिर यहाँ जैविक कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इससे क्या होगी, जो हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी, प्लस में हमें जो हमारे हेल्थ के लिए जो हमें कह सकते हैं पौष्टिक आहार वगैरह क्या होगा वो उपलब्ध होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन करना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना कि जैसे कि हमारे यहाँ पर भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे नियम अधिनियम वगैरह क्या लाए गए जो पर्यावरण से रिलेटेड, लेकिन अगर उसको एक्चुअल में नोटिस किया जाए, एक्चुअल में अगर देखा जाएगा ना, उसका सही ढंग से पालन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करना, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, तो सिंपल बात है उससे रिलेटेड जितने भी कायदे कानून बनाए गए हैं, जितने भी अधिनियम बनाए गए, उसका सख्ती से पालन किया। अगर कोई व्यक्ति सख्ती से पालन नहीं करता, उसे सख्त उसको पनिशमेंट देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो चीजें पर्यावरण का संरक्षण। और लास्ट क्या हमारा, जल का प्रबंधन। जल का प्रबंधन का मतलब है, देखो आज के समय क्या होता है कि हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज पे काम करना जरूरी है। इससे होगा क्या कि हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर होंगे वो काफी अच्छी चीजों को सीख सकेंगे, और क्या होगा जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो बचे रहेंगे। इन द सेंस इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब बारिश वगैरह होती है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हर एक क्षेत्र में जो बारिश का पानी होता है ना, उसको बचाने के लिए ना तरह तरह के मतलब टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर बड़े बड़े टैंकों का। क्यों? क्योंकि जो हम कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं जल, जो नलकूपों वगैरह का जल इस्तेमाल करते हैं, तो का हम क्यों ना फिर उसी जो बारिश का पानी उसको इस्तेमाल कर ले। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो जल वाला जो मतलब एक साधन है, वो बेसिक बात है कि जल
पर्यावरण के तत्व है। तो जल क्या कर सकता है, बच सकता है। अगर जल बचेगा तो सिंपल हम कह सकते हैं क्या है आपको, पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि वो लोग इसका एक्चुअल में मतलब समझ नहीं पाते कि होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली इस वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को मतलब दोबारा किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या ही नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं कि धारणीय विकास का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें हिंदी जो टर्म्स दिए होते हैं वो समझ नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार क्वेश्चन के जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसको रीड आउट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है कि होता ही है। तो सिंपल कह रहे हैं कि सतत या फिर इसको आपका धारणीय फिर सतत विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो ये धारणीय विकास या फिर सतत विकास होता क्या है, जैसे कि अगर मान लेते हो एग्जांपल के समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मानते हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अगर अभी प्राकृतिक संसाधन उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकता से मतलब जितनी उसको आवश्यकता है ना, उसको आवश्यकता की तुलना में कम से कम इस्तेमाल कर रहा है। तो सिंपल हम कहेंगे उसे धारणीय विकास। क्यों? क्योंकि जब वो प्राकृतिक संसाधन कम इस्तेमाल करेगा इन द सेंस की, और मतलब जो प्राकृतिक साधन होंगे क्या बचेंगे, तो वही क्या करेगा आपका धारणीय विकास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप डेफिनेशन को देखिए। कह रहा है कि सतत विकास जो वह विकास है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पर करता है कर लेना, फिर करना है, ठीक है। तो सिंपल मतलब होता है कि धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हम जो भविष्य के लिए भी जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी या फिर आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए भी रिसोर्सेज को क्या हम बचा के रखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो जो 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्या है कि आपका सतत विकास की विशेषता है, ठीक है, मतलब फिर धारणीय विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले जो मतलब विशेषता है प्रदूषण पर नियंत्रण। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे यहाँ पर, ठीक, मतलब अगर हम लोग क्या करें कि जो प्राकृतिक संसाधन उनका कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे कि लकड़ी, ठीक, अगर लकड़ी हम क्या कहते हैं ज्यादा, अगर 10 लकड़ी की आवश्यकता और हम इस्तेमाल 5 करें, ठीक है, तो इससे क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन बचेगा। और प्राकृतिक संसाधन बचेगा तो जब आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि लकड़ी को जलाने से प्रदूषण होता है। तो जो हम 10 लकड़ी इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब उसकी जगह 5 कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो प्रदूषण होता है उसमें क्या हो जाएगा, उस पर नियंत्रण आएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अगर मनुष्य द्वारा, मतलब कि जो मनुष्य लोग हैं अगर उनके द्वारा जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं अगर वो लिमिटेड तौर पर मतलब बहुत ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया, कम से कम मात्रा में क्या इस्तेमाल किया जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बचेंगे। और प्राकृतिक संसाधन जब बचेंगे तो जो हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए काफी यूजफुल होगा, प्लस हमारी जो गुणवत्ता होगी वो क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या, और मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमारे द्वारा जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे जैसे कि नदी का जल वगैरह हो गया, ठीक है, लकड़ी वगैरह हो गई, और जो पेड़ पौधों से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है अगर हम उसका कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, ठीक, आवश्यकता से मतलब जितनी ज्यादा आवश्यकता है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण होगा पर्यावरण बचा रहेगा। पर्यावरण बचने का इन द सेंस की मतलब क्या है कि वो जो तत्व होंगे वो बचे रहेंगे, और वो बचे होंगे तो कहने कि हमारा पर्यावरण क्या होगा, संरक्षण हो जाएगा, मतलब पर्यावरण को संरक्षण दे सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक इस्तेमाल। सीधी सी बात है कि अगर हम मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जितनी उनकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बाकी जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, सेव होंगे, मतलब वो बाकी के रिसोर्सेज बचे रहेंगे। तो जो बाकी के रिसोर्सेज बचे रहेंगे वो हम एक लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम कर सकते हैं ये। तो आप लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है कि लाइक करिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए कि पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, कानून कब बनाए गए थे। ये कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बताइए कि आपको कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कानून कब बनाए गए थे। तो हम देखेंगे कि सतत विकास की रणनीतियां और फिर छोटे टर्म्स को हमें पढ़ना, ओजोन परत क्या होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ओजोन अवक्षय क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हमें देखना है।
तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप पहले उस चीज को देखिए और फिर इस चीज को आप कंटिन्यू करिए। इससे होगा क्या कि आपको सारे टॉपिक बिल्कुल इजीली क्लियर रहेंगे। सो इसमें सबसे पहले हमें समझना आपका जो क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन बता दूं 6 मार्क्स का ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना सतत विकास रणनीति, ठीक है, सतत विकास की रणनीतियां कह सकते हैं, ठीक है। तो सतत विकास की रणनीतियों का मतलब क्या होता है समझना आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको लगा लो कि सतत विकास की रणनीतियां, ठीक है। तो रणनीतियां का मतलब यहाँ पर क्या था कि अगर आपको, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि सतत विकास होता है क्या, मतलब कि आप अपना विकास करो लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या वेस्ट ना हो, ठीक है। वही हमारे क्या सतत विकास। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं या क्या क्या रणनीति हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें धारणीय विकास जैसी चीजें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जैविक कृषि की ओर स्थानांतरण, ठीक है। ये हमें समझना है, जैसे कि आज इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हो रही है कि वो जैविक कृषि मतलब एक रासायनिक कृषि की आ रही है। और रासायनिक कृषि का आपको पता है कि उससे फायदा नुकसान क्या है, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जैविक में जो रासायनिक कृषि उससे बेसिकली होता क्या है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली प्रॉपर जो होता है एक केमिकल का यूज किया जाता है, केमिकल उसमें खाद होते हैं, केमिकल कीटनाशक दवाइयां होती है, केमिकल अनाज वगैरह का सारी तरह से इस्तेमाल केमिकल का होता है, प्रॉपर वो पूरी तरह से केमिकल पर बेस्ड होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें धारणीय विकास प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जैविक कृषि है उसको अपनाना पड़ेगा और धारणीय कृषि क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण क्या हो सकता है, बच सकता है, ठीक है। और हम धारणीय सतत विकास की प्रक्रिया को बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सौर ऊर्जा का विद्युत शक्ति में रूपांतरण। आज के समय हमें पता है कि जो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या अनलिमिटेड, मतलब हम वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह हो गई तो उसको रन करने के लिए क्या हमें बिजली की आवश्यकता होती है। और बिजली को बनाने के लिए बेसिकली कोयला वगैरह, सीमेंट वगैरह, अपने पानी वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इससे होता है कि हमारे जो संसाधन पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो लेकिन अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास इतना बहुत बड़ा जो सोर्स पड़ा हुआ जो कभी खत्म नहीं होगा, तो अगर हम उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, विद्युत के लिए, तो ये कह सकते हैं कि हम धारणीय विकास का प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन बच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास। आज के समय ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया है कि आज के समय जो जिस तरह से शहरों का विकास हुआ है तो आज जो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे वो भी शहरों का रूप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी मतलब पेड़ पौधे हो गए, जितने भी उनका पूरी तरह से विनाश किया जा रहा है, ठीक है। और वहां पर जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हो गए, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह उनको स्थापित किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि कह रही है पर्यावरण नुकसान हो रहा है। और इसलिए हमें क्या करना है कि अगर धारणीय विकास को प्राप्त करना तो जो ग्रामीण विकास ना उसको हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी चीजें प्राकृतिक से रिलेटेड होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवशिष्टों का प्रबंधन, ठीक है। अवशिष्टों का प्रबंधन का मतलब क्या है कि आज के समय आपने चीजों ने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे कि मतलब कभी कभी होता है कि जो मतलब जो कहते हैं कि जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जमादार वगैरह कह सकते हो, वो मतलब आंदोलन में धरने पे चले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जो मतलब हमारा एनवायरनमेंट का दूषित हो जाता है, कूड़ा करकट वगैरह लोग फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर सड़कों वगैरह पे। तो इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण क्या दूषित होता है। तो उससे सीधी सी बात है जब पर्यावरण दूषित होगा तो कहने के हमारे लिए हम भी उससे कहने की अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अपशिष्ट वगैरह होते हैं उनको या तो हमें रिसाइकल वगैरह कर लेना चाहिए, ठीक है, या तो उनका एक ऐसा मैनेजमेंट बताना चाहिए कि हाँ मैनेज करना चाहिए कि सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र में, फिर एक ऐसी जगह जहां पर उसको हम क्या सेव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र के लिए कानून, कठोर कानून, ठीक है। मतलब कि आज के समय आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मतलब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि पर्यावरण से रिलेटेड कानून कब बनाए गए थे। तो अभी आप कुछ स्टूडेंटों का भी उसमें कोई रिप्लाई नहीं होता, आप डेफिनेटली उस चीज को रिप्लाई डालो वहां पर। इससे होगा कि अगर आपको मिस्टेक हुई तो मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पर होता है बेसिकली कि जो हमारे यहाँ पर, ठीक है, कानून तो बहुत सारे लेकिन उस कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि धारणीय विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए करना क्या है कि अगर हमें सतत विकास को प्राप्त करना है, फिर धारणीय विकास को हमें कंटेन करना है, ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है उस पर सख्ती कानून लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो केमिकल वगैरह होता है वो मतलब पाइपों को थ्रू क्या नदी वगैरह में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो जिससे हमारे जल वगैरह क्या प्रदूषित हो जाते हैं और उसमें जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है कि वो इफेक्टेड होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यातायात के सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करना। आज के समय आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली जो अपने निजी साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो निजी साधन का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी मतलब कहीं भी अगर छोटे काम के लिए होता है तो लोग वहां चले जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अगर हमें धारणा विकास को प्राप्त करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सार्वजनिक साधन मतलब जैसे कि सरकार द्वारा जो साधन हमें दिए जाते हैं जैसे कि बस, ट्रेन हो गया, मेट्रो वगैरह, इनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे प्राइवेट साधन है वो क्या कम से कम यूज होंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, ज्यादा दूषित नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे जो धारणा विकास को प्राप्त करने की रणनीतियां हैं। अब हमें छोटे 2 टॉपिक्स पढ़ लेना है। कभी कभी यहाँ से भी आपके 2-3 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आप वार्मिंग वर्ड ऐड कर लेना, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कह सकते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक। तो कह रहा है कि इससे अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि है। मतलब कि आज के समय आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो जो बढ़ने का मेन कारण है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब आपको देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके 3-4 बेसिकली जो कारण है, निरंतर बढ़ता प्रदूषण। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा प्रदूषण होगा तो हमारा क्या होगा कि जो हमारे वायुमंडल के जो होगा वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, ठीक है। उसी को हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरा कह रहे हैं वनों की अंधाधुंध कटाई। सिंपल सी बात है कि आज आपको पता है कि जैसे कि जो मनुष्य क्या होता है कि मतलब मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक, और जो ऑक्सीजन लेता है। तो इसके अपोजिट में जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सिंपल बात है कि जब हम पेड़ पौधों को विनाश कर देंगे, काट देंगे, तो इससे होगा कि ऑक्सीजन की हमें काफी समस्या होगी। तो वो क्या कारण बनेगा? वो ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे तापमान टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। मतलब आज के समय जो ग्रीन हाउस गैसें बन रही ना, इसमें बहुत भारी मात्रा में क्या वृद्धि हुई है। आज आपने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि मतलब सभी देश कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे लेकर कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, औद्योगिकरण। इसको तो आप समझ सकते हो, औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि फैक्ट्रियों का लगातार विस्तार होना, और फैक्ट्रियों का लगातार विस्तार होने से कि वहां पर जो केमिकल वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल होगा, और ज्यादा इस्तेमाल होने से कि जो हमारा पर्यावरण होगा क्या होगा, वो दूषित होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था। और जो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है, ओजोन अपक्षय, ठीक है। ओजोन अपक्षय का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है, उस पे एक लेयर चढ़ी जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, ओजोन परत, ठीक है। तो आज के समय क्या होता है कि जब जो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो बेसिकली उनमें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और वो पराबैंगनी किरणें बिल्कुल खतरनाक होती है। तो जो हमारे ओजोन अपक्षय होता है, मतलब कहने की जो हमारी परत है ना, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। मतलब ओजोन किरण जो कहना है कि पराबैंगनी किरणों द्वारा उस परत में क्या छिद्र गया, और पूरी परत में मतलब ऐसे हो गया कि आज के समय अगर कि जो सूर्य की अगर एक्चुअल मतलब रियल वाली जो सूर्य की किरण होती है अगर हमारी त्वचा पे पड़ेगी तो वहां पर बहुत सारे रोग जैसे हो सकते हैं, जैसे कैंसर वगैरह का खतरनाक रोग हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओजोन अपक्षय का मतलब क्या होता है कि जो मतलब हमारे ओजोन परत में जो पराबैंगनी किरणों द्वारा जो मतलब धीरे धीरे क्या लगातार जो छिद्र बढ़ रहे हैं, उसी को हम ओजोन अपक्षय कहेंगे, ठीक। और लास्ट बार अब देखो इसके कारण क्या होते हैं। इसका बेसिकली ऑब्वियसली 2 कारण है। पहले क्या आपका पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, और दूसरे कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली आप लोगों ने घर में यूज किया होगा, फ्रिज वगैरह होता है, ठीक, एसी वगैरह यूज होती है। तो ये जो हमारे लिए होती है काफी हार्मफुल होती है। वैसे तो अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेटिस्फाई करती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए प्लस हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, काफी हार्मफुल होती है। तो ये क्या करता है, कारण बनते हैं ओजोन अपक्षय का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।